हाँ भाई। तो आज हमने अपने पास आगे पढ़ना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया, पेपर शुरू किया हुआ था और हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक फिनिश कर लिया था। ठीक है, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है हमने। ठीक है, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? A Products Limited of Kolkata has given the following particulars regarding tea sent on consignment। तो सवाल देखो किसका आ गया, कंसाइनमेंट का आ गया। टू सी स्टोर्स ऑफ मुंबई। तो ए प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने कंसाइनमेंट पे सामान भेजा सी स्टोर्स को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दे दी, सेलिंग प्राइस दे दी और क्वांटिटी कितनी है। तो क्या क्या भेजा उसने? 5 kg टिन के डब्बे और 10 kg टिन के डब्बे। और कितने डब्बे भेजे 5 kg वाले? 1000 टिन। 10 kg वाले कितने भेजे? 1000 टिन। कॉस्ट इनकी ये, सेलिंग प्राइस इतनी है। द कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस। जब भी लिखा हो फ्रेट टू पे बेसिस, इसका मतलब है जिसके पास सामान पहुंच रहा है वो पेमेंट करेगा। ठीक है, जो रिसीव करेगा गुड्स वो पेमेंट करेगा, ना कि वो जो सामान भिजवा रहा है। यानी कि यहां पे फ्रेट कौन पे करेगा? कंसाइनी। ठीक है, अब क्या कह रहा है? फ्रेट वॉज चार्ज एट 5% ऑफ द सेलिंग वैल्यू। ओके, सी स्टोर्स सोल्ड 500 5 kg tins and 800 10 kg tins. It paid insurance of rupees 10,000 and storage charges of rupees 20,000. C stores is entitled to a fixed commission at 10% on sales. During transit, 50 quantity of 5 kg tin and 20 quantity of 10 kg tin got damaged and the transporter paid 5,000 as damage charge. ठीक है, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए प्रोडक्ट्स लिमिटेड। देखो ये सवाल 10 नंबर का है, पर इतना छोटा सा है ये कि बस लगता है कि ये तो 5-6 नंबर का जाना चाहिए। मुफ्त के 10 नंबर मिल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास सामान भेज दिया, फ्रेट की हम डिटेल्स दे दी, सेल्स दे दी, कमीशन भी बहुत आसान सी, 10% ऑन सेल्स आसान है, 3 सेल नहीं आ रही, और बस एक एबनॉर्मल लॉस आ रहा है ड्यूरिंग ट्रांजिट। हमसे भी मांग भी देखो क्या रहा है, सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट। उसने कंसाइनी का अकाउंट भी नहीं मांगा, कहता सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट बना के दिखा दो। ठीक है, आओ जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बुक्स ऑफ ए प्रोडक्ट्स लिमिटेड और इसमें हम बनाएंगे अपने पास कंसाइनमेंट अकाउंट, साथ साथ बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, शुरू करते हैं। आ जाओ, सवाल कह रहा है उसने क्या भेजा? 5 kg टिन के डब्बे जिनकी कॉस्ट इतनी है और ये इतने क्वांटिटी है। 10 kg टिन के डब्बे जिनकी कॉस्ट इतनी है और क्वांटिटी इतनी है। ठीक है, आ जाओ डालते हैं। सबसे पहले हम यहां लिख देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना? आई थिंक पहले कितने डब्बे हैं? 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 180, 1000 इंटू 100 प्लस 1000 इंटू 180। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 180, 1,80,000 तो ये हो गया, प्लस 1,00,000 तो 2,80,000 रुपये हो गया ये। तुम चाहो तो इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस यानी कि इनवॉइस प्राइस लेके भी कर सकते हो। इनवॉइस प्राइस लेके करोगे तो तुम्हें यहाँ पे लोड उतारना पड़ेगा। मैंने इसको कॉस्ट से कर दिया तो मुझे लोड उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, आगे उसके बाद सवाल ने क्या बोला? कहता है फ्रेट वॉज चार्ज ऑन फ्रेट टू पे बेसिस, फ्रेट वॉज चार्ज एट 5% ऑफ द सेलिंग वैल्यू। ओके, और बाकी की कुछ चीजें और आ गई। तो फ्रेट टू पे बेसिस में मतलब
ये कौन पे करेगा? कंसाइनी पे करेगा, नॉट कंसाइनर। ठीक है, तो 5% ऑफ द सेलिंग प्राइस। आ जाओ, तो यहां डालो, कंसाइनी का नाम क्या हमारा? सी स्टोर्स ना, सी स्टोर्स। इसने फ्रेट का खर्चा पे किया। अब 10 नंबर का सवाल है, तो ये फ्रेट की कैलकुलेशन हमें दिखानी पड़ेगी, तो मैं वो यहां कर रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, फ्रेट। ठीक है, सेल वैल्यू, तो जो 5 केजी टिन के डब्बे हैं वो है कितने? 1000 टिन है, और एक टिन की सेलिंग प्राइस कितनी है? 150। तो 1000 इंटू 150 कितना हो गया? ये 1.5 लाख रुपए। और जो 10 केजी टिन के डब्बे हैं वो भी 1000 हैं, इनकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 250। ओके, तो ये कितना हो गया? 2.5 लाख। तो टोटल सेल्स वैल्यू हो गई 4 लाख। फ्रेट कितना हो गया? 4 लाख का 5%, यानी कि 20,000 रुपए। एग्जाम में हमें ये वर्किंग नोट दिखानी होगी, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, कंसाइनमेंट अकाउंट ही बनवा रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि तुम ये सब चीजें करके दिखाओ। ठीक है, तो आ जाओ, 20,000 रुपए की हमारी फ्रेट हो जाती है, इसको डाल दो यहाँ पे। नेक्स्ट, फ्रेट के बाद क्या है? सी स्टोर्स सोल्ड 500 टिन्स, 505 केजी टिन्स एंड 810 केजी टिन्स। ओके, इन्होंने सेल्स कर दी। सर हाँ, सर कंसाइनमेंट अकाउंट में फ्रेट तो हम तब लिखते हैं जब कंसाइनर पे करता है। कान खराब है या मैल लगा रखा है? जब बोला था मैंने फ्रेट टू पे बेसिस का मतलब क्या होता है? अभी 2 बार 3 बार बोल चुका मैं ये बात कि फ्रेट टू पे बेसिस लिखा है तो मतलब जो रिसीव करेगा वो पे करेगा। जब फ्रेट टू पे पे सामान भेजा जाता है तो जो सेंड कर रहा है वो नहीं, जो रिसीव कर रहा है वो पे करेगा। तो रिसीव कौन कर रहा है? कंसाइनी। एक ही चीज बार बार रिपीट करवाते हो। 500 डब्बे 5 केजी टिन के 150 पे, और 800 250 पे। 500 150 पे बिके, और 800 250 पे। सेल्स देख लेते कितनी हो गई? 500 इंटू 150, 800 इंटू 250, 2,75,000। नेक्स्ट, आगे क्या कह रहा है? इट पेड इंश्योरेंस ऑफ 10,000 एंड स्टोरेज चार्जेस ऑफ 20,000। तो इंश्योरेंस 10 और स्टोरेज चार्जेस 20। इंश्योरेंस 10,000, स्टोरेज चार्जेस 20,000। आगे कह रहा है सी स्टोर्स इज इंटाइटल टू फिक्स कमीशन ऑफ 10% ऑन सेल्स। सेल्स का 10%, तो सेल्स हमारे सामने है 2,75,000, इसका 10% हमारी कमीशन हो जाएगी, तो वो भी इसी में डाल दो। 2,75,000 का 10% हो गया 27,500। आगे, अब सवाल ने बोला कुछ सामान रास्ते में लॉस्ट हो गया हमारा।
ये सामान हमारा रास्ते में लॉस्ट हो गया है, कुछ 5 केजी टिन के डब्बे और कुछ 10 केजी टिन के डब्बे। तो हमें एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करके दिखानी होगी। आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2, एबनॉर्मल लॉस। फिफ्टी क्वांटिटी 5 केजी टिन, 20 क्वांटिटी 10 केजी टिन, और अच्छा, तो हमारे पास जो कॉस्ट है 50 क्वांटिटी ऑफ और 80 क्वांटिटी 180, 80 इंटू 180 14,400, 50 इंटू 150, 50 क्वांटिटी इंटू 1 नहीं, अच्छा उसकी सेलिंग कॉस्ट प्राइस तो 100 है ना। अच्छा, और 20 180, ओके। ट्वेंटी 180, तो ये हो गया 5,000, तो ये 18 2 36, 8,600 का हमारा एक तरीके से टोटल लॉस हुआ। अच्छा नहीं, अभी नहीं, ये तो कॉस्ट का हुआ, इनके ऊपर फ्रेट का खर्चा भी आएगा क्योंकि रास्ते में सामान गया है, तो फ्रेट का भी एक्सपेंस लगेगा। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग ट्रांजिट में जो जो चीजें खर्च हुई वो सब अब नॉर्मल लॉस होंगी। तो हमने कॉस्ट तो लिख दी, अब फ्रेट कितना था, सेलिंग प्राइस का 5%, हमारी जो सेलिंग प्राइस है उसका 5%। सेलिंग प्राइस कितनी है, 50 की 150, 20 की 250, इसका 5%, तो 50 इंटू 150, 20 इंटू 250, 50 इंटू 150 प्लस 20 इंटू 250, इस पूरे का 5%। देखिए कितना रहा है, 50 इंटू 150, 20 इंटू 250, इस अमाउंट का 5%, 625 प्लस 8,600, ये हो गया 9,225। टोटल लॉस हो गया हमारा ये। इंश्योरेंस को हम वो मान रहे हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि इंश्योरेंस हम स्टोर पे भी ले सकते हैं, वेयर हाउस पे भी, तो इंश्योरेंस को वहां पे ले रहे हैं, माइनस हमारे को जो क्लेम रिसीव हो गया वो कितना है, टोटल लॉस तो 9,225 हो गया, हमें क्लेम रिसीव्ड आई थिंक 5,000 रुपए का हुआ ट्रांसपोर्टर से। चेक कर लेते हैं एक बार, ये रहा, ट्रांसपोर्टर पेड 5,000 एज डैमेज चार्जेस। ठीक है, तो हमारे को 5,000 रुपए मिल गए, तो 9,225 में से 5,000 हटा दो, तो 4,225, ये हो गया लॉस ट्रांसफर्ड टू P&L। 4,225, ठीक है। अब डाल दो यहां पे, हमें पैसा मिल गया तो बैंक डाल दिया 5,000 रुपए, और जितना लॉस हो गया वो पील में आ जाएगा 4,225। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। जो हमने अभी तक यहां तक किया, किसी को इसमें कोई डाउट है?
नो सर। ओके, आगे इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन रह गई हमारी। क्लोजिंग स्टॉक में कितने क्वांटिटी बच रही होगी हमें वो देखना है। तो अगर देखें तो हमारे पास 1000 टिन तो यहाँ है, 1000 टिन आए, इसमें से 50 टिन तो खो गए, तो ये 50 टिन माइनस, और 500 टिन हमने बेच दिए, तो ये बच गए 450। और इन 1000 टिन्स में से 20 तो खो गए और 800 हमने सेल कर दिए, 820, तो 180 बचे। ठीक है, 450 और 180 जो हमारा बच रहा है। आ जाओ इसको भी डालते हैं, क्लोज स्टॉक निकालते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट है, कॉस्ट निकालते हैं। वो कॉस्ट कैसे लिखते थे हम, प्रपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस। तो 450 बच रहे थे वहां, उनकी कॉस्ट थी 100 प्लस आई थिंक 180 और बच रहे हैं, 180 बच रहे हैं, उनकी कॉस्ट भी शायद 180 ही है, चेक कर लो एक बार। हाँ, 450 की कॉस्ट 100 और 180 इंटू 180, ठीक है। आ जाओ, तो ये कितना हो गया, 450 इंटू 100, 180 इंटू 180, 32,400, तो ये हो गया 77,400। ठीक है, प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी ने खर्चा किया फ्रेट वाला, तो फ्रेट उसने पे करी थी 5% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो 450 जो 5 kg है, इनकी सेलिंग प्राइस कितनी है, इनकी सेलिंग प्राइस आई थिंक 150 रुपये है, और जो ये 180 बच रहे हैं, इनकी सेलिंग प्राइस 250 रुपये है। इस टोटल का 5%, तो 450 इंटू 150, 180 इंटू 250, इस अमाउंट का 5%, 5625, ऐड कर दो 77,400, 83025। इंश्योरेंस को हम मान के चल रहे हैं कि ये इंश्योरेंस लिया गया एट द गोडाउन, तो ये बात नोट में लिख देना नीचे। ठीक है, नोट में लिख देना, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट, इट हैज बीन assumed that insurance is paid by the consignee at the godown। ठीक है, तो अगर हम ये नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाएंगे। अब तुमने ये लिख दिया तो मान लेंगे कि ठीक है तुमने इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान लिया है, तो तुमने यहां नहीं लिया हुआ। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 83025, आ जाओ डाल दो। क्लोजिंग स्टॉक 83025। ठीक है, तो आई थिंक सारा काम हमने डाल दिया। अब नॉर्मल लॉस कर दिया, सेल्स डाल दी, कमीशन डाल दिया,
क्लोज स्टॉक भी आ गया, सब चीज हो गई। ठीक है, तो यहां से अब हम निकाल सकते हैं अपना प्रॉफिट। तो निकाल देते हैं 83025 प्लस 4225 प्लस 5000 प्लस 2,75,000। इसका तो टोटल आ रहा है 367,250 माइनस 2,80,000 30,50 और 77,500 9,750। ये आ रहा है हमारा प्रॉफिट, जिसको हम डाल देंगे जनरल P&L अकाउंट में। 367,250। ठीक है, देखें इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर सॉल्व किया हुआ है। ये रहा, देखो हमने आंसर निकाला 9,750। इंस्टीट्यूट को देख लेते हैं आंसर, और हमारा आंसर आ गया 9,750। इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पे वही अजम्पशन लिए जो मैंने ली कि इंश्योरेंस को हम मान रहे हैं एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अगला सवाल आ रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर एन अकाउंट करंट एज सेंट बाय अमित टू पीयूष as on 31st December 2020 by means of product method charging interest at 8% per annum। तो हमें एक अकाउंट करंट बनाना है, अमित देगा किसको, पीयूष को बना के, प्रोडक्ट मेथड से इसको सॉल्व करना है। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 8% पर एनम। ठीक है, 1 सितंबर, 15 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 22 नवंबर, 15 दिसंबर को ये सारी एंट्रीज हुई हैं। ठीक है, आओ मैं सारे को इरेज कर रहा हूं क्योंकि हमने ये कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। ठीक है, कौन किसके लिए अकाउंट बना के रेंटर करके दे रहा है, कह रहा है सेंट बाय अमित टू पीयूष, तो पीयूष इन अकाउंट करंट विद अमित। आ जाओ, पीयूष इन अकाउंट करंट विद अमित, और नीचे लिखा है इंटरेस्ट टू, क्या ईयर है, 31st December 2020 at the rate 8% per annum। इंटरेस्ट टू 31st December 2020 at the rate, मैं इंटरेस्ट भूल गया, 8% पर एनम। ओके, 8% पर एनम। चलो शुरू करते हैं। यहां डाल दो डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। फिर डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। जल्दी जल्दी से करते हैं। पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट,
डेज प्रोडक्ट। आ जाओ। सवाल ने बोला 1 सितंबर पे बैलेंस ड्यू फ्रॉम श्याम 900 रुपए, तो श्याम से 900 रुपए ड्यू थे। आ जाओ। ट्वेंटी तो यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसमें कोई ड्यू डेट तो आएगी नहीं। कितने ड्यू पड़े हैं? 900 रुपए। आगे डेज और प्रोडक्ट बाद में करेंगे। फिर कह रहा है सोल्ड गुड्स टू पीयूष 15 अक्टूबर पे सेल्स करी, तो 1450 की, तो एंट्री हो जाएगी पीयूष टू सेल्स, डाल दो 15 अक्टूबर सेल्स 1450। कोई ड्यू डेट नहीं दी तो यही ड्यू डेट आ जाएगी जो ट्रांजैक्शन डेट है। आगे गुड्स रिटर्न बाय पीयूष 20 अक्टूबर पे उसने 250 के रिटर्न कर दिए। ओके 20 अक्टूबर 250, तो 20 अक्टूबर पे 250 के रिटर्न कर दिए। ये हो गया सेल्स रिटर्न। ठीक है। आगे फिर कह रहा है पीयूष पेड बाय चेक, पीयूष ने चेक से पेमेंट करी, तो एंट्री बनती है बैंक टू पीयूष, तो बैंक टू पीयूष मतलब पीयूष क्रेडिट होगा 22 नवंबर 1200, 22 नवंबर बैंक के नाम से आ जाएगा 1200, यही ड्यू डेट आ जाएगी। आगे रिसीव्ड कैश फ्रॉम पीयूष, ओके तो एंट्री हो जाएगी कैश टू पीयूष 600 रुपए, तो 15 दिसंबर 600, 15 दिसंबर 600। आगे बस सारा सवाल खत्म। 5 नंबर का सवाल है, लो कुछ भी नहीं है, निकाल के बताना। डेज निकालना जरा 1 सितंबर से 31 दिसंबर। देखते हैं अब कैलकुलेशन ठीक हुई है नहीं हुई। जब क्लास में करते थे तो कैलकुलेशन बिगड़ती थी। निकाल के बताओ डेज कितने आ रहे हैं। कितने डेज आ रहे हैं? सर 91। 91। एक बार देख लें, सितंबर के 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 1 सितंबर ही है ना डेट। 122 दिन आ रहे हैं, तो क्या निकाला है पीयूष श्रीश? ऐसा मैंने 1 अक्टूबर सोच लिया था। 122 दिन, 122 इंटू 900, 109,800। 15 अक्टूबर से निकालना है अब, मतलब यहाँ की ड्यू डेट से। तो 31 डेज अक्टूबर में होते हैं, 31 में से 15 दिन तो हट गए, तो अक्टूबर के 16, अक्टूबर हो गया खत्म, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, 77 इंटू 1450, 111,650। अच्छा 20 अक्टूबर से देखते हैं। अक्टूबर में होता है 31 डेज, 31 में से 20 तो खत्म, अक्टूबर के 11,
नवंबर के 30, दिसंबर के 31, ये हो गए हमारे 72 डेज इंटू 250, 18,000। 22 नवंबर, नवंबर में होते हैं 30 दिन, 30 में से 22 दिन हट गए, 8 दिन ये और 31 दिन दिसंबर के, 39 इंटू 1200, 46,800। और 15 दिसंबर, दिसंबर में होते 31, 31 में से 15 दिन तोड़ गए, बच गए 16, 16 6 96। लो, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट भी। अब क्या निकालना है हमने? बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। 31 दिसंबर पे आ जाएगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये ऐड करो और ये माइनस कर दो। 109,800 प्लस 111,650, 221,450, 221,450 माइनस 18,000 माइनस 46,800 माइनस 9,600, 147,050। ठीक है, अब इस पे ब्याज निकाल दो, आ जाओ जल्दी से। 31 दिसंबर इंटरेस्ट आ जाएगा 147,050 का 8% फॉर 1 डे। अब 2020 जो है वो लीप ईयर है, तो इसमें लेंगे हम 366 डेज, तो इंटू 8% डिवाइड बाय 366। ब्याज आ गया हमारा 32.14, 32.14। ठीक है, ऐड कर दो 900 प्लस 1450 प्लस 32.14, तो 31 दिसंबर पे बैलेंस कैरिड डाउन वो है 2382.14। ये क्या किया? नहीं गलत हो गया, ओहो गलत हो गया, माइनस भी तो होना है, मैंने माइनस तो किया ही नहीं। माइनस 1800 और 2050, माइनस 2050, 332.14। ठीक है, तो हमारा ये वाला सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। कितना हो गया? 900 प्लस 1450 प्लस 32.14, 2382.14, 2382.14। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी हो जाता है कंप्लीट। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? ओके, एक मिनट बस। एक सेकंड रुक जाओ बस। आ जाओ, अगला नेक्स्ट अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब टू पार्ट्स।
कोई भी आने वाले अगले 2 सब पार्ट्स हमने करने, बट हम दोनों सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो कह रहा है जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ। ओके, पढ़ते हैं सवाल क्या है। कह रहा है 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 500 ईच sent to XYZ Limited on sales or return basis at 750 per unit. This transaction was, however, treated as actual sales in the books of accounts. कह रहा है 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 500, हमने XYZ लिमिटेड को भेजे ऑन किस पे, सेल्स और रिटर्न बेसिस पे 750 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। दिस ट्रांजैक्शन वाज हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, मुझे बताओ ये जो पॉइंट नंबर 1 है, इसकी जर्नल एंट्री हमने पास करनी है या हो चुकी है? बताओ। फर्स्ट पॉइंट जो है, इसकी ट्रांजैक्शंस हमें रिकॉर्ड करनी है या हो चुकी है? हो चुकी है। कैसे पता हो चुकी है? सर वो लास्ट वाली लाइन however treated as actual sales in the books of accounts, इससे पता लगता है। उसने लिखा है दिस इज ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो उन्होंने इसको बुक्स में डाल दिया है, हमें डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 100 यूनिट्स हमने भेजे थे जिनकी कॉस्ट इतनी थी, हमने कितने पे सेल्स माना था? 750 रुपए पर यूनिट के हिसाब से माना था। अब क्या कह रहा है, आउट ऑफ द अबव 100 यूनिट्स, इन 100 यूनिट्स में से ओनली 60 यूनिट्स वर एक्सेप्टेड एट 700 पर यूनिट। 100 यूनिट्स में से 60 यूनिट्स ही एक्सेप्ट हुए, बट 60 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी, सेलिंग प्राइस कितनी थी? 700 रुपए पर यूनिट। हमने कितने पे सेल्स बुक कर ली? 750, तो 50 रुपए से एक्स्ट्रा सेल्स बुक करी, उसके साथ क्या करेंगे बताओ? सर उसकी एंट्री को वो रिवर्स करेंगे और 50 से डेटर को वो करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल, 50 रुपीज से हमने एक्स्ट्रा सेल्स बुक कर दी है, हम उस सेल्स को रिवर्स कर देंगे। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, नो इन्फॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड अबाउट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द बैलेंस यूनिट्स एट ईयर एंड। कह रहा है जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनके बारे में कोई खबर नहीं। बचे हुए यूनिट्स कितने हैं हमारे भी? 60 नहीं 40 यूनिट्स हमारे बच रहे हैं, इनके बारे में सवाल ने बोला कोई खबर नहीं है, तो जिनके बारे में कोई खबर नहीं, इनके साथ हम क्या करेंगे? अब सर उसकी सेल्स की एंट्री रिवर्स कर देंगे। सेल्स की एंट्री रिवर्स कर देंगे और क्या करेंगे? और उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। उसको क्लोज स्टॉक मान लेंगे। तो देख रहे हो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 3 एंट्रीज हैं, और इस सवाल कितने नंबर का है? ये 5 नंबर सवाल है। देखो कोई भी एक करना है ना हमने, तो एक क्वेश्चन जिसमें 3 एंट्रीज हैं बस, उसके 5 नंबर मिल रहे तुम्हें फ्री के। आ जाओ जल्दी से करते हैं इसको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट। आ जाओ, सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री करनी है जो एक्स्ट्रा सेल्स 50 रुपए से बुक कर दी थी। तो आओ, हमने सेल्स एक्स्ट्रा बुक कर दी, एंट्री रिवर्स कर दो, सेल्स डेबिट टू डेटर। 50 रुपए से एक्स्ट्रा बुक करी 60 यूनिट पे, 60 यूनिट्स सेल हो गए, बट उनकी सेल 700 रुपए से हुई है, हम बुक करके बैठे हैं 750, तो 50 रुपए से एक्स्ट्रा सेल बुक करी, उसको रिवर्स कर दिया, कितना हो गया? 3000। नरेशन डाल दो, फॉर एक्स्ट्रा सेल्स बुक्ड नाउ रिवर्स्ड। ठीक है, तो 60 तो बिक गए, अब जो बच गए थे 40, उन 40 के बारे में कोई खबर नहीं। तो जब 40 के बारे में कोई खबर नहीं, तो हम उनको सेल्स से हटा देते हैं और अपना क्लोज स्टॉक बना लेते हैं। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? सेल्स डेबिट टू
डेटर। कितने यूनिट से? 40 यूनिट। और हमने कितने पे सेल माना था उनको? याद करो, हमने उनको सेल्स अपने पास बुक किया है 750 पे। 750 पे। तो 40 इंटू 750 कितना हो गया? 30,000। नरेशन डाल दो, फॉर सेल्स रिवर्स्ड। और इसको हम अपना स्टॉक मानेंगे। स्टॉक मानने की एंट्री क्या होगी? स्टॉक विद कंज्यूमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, फॉर स्टॉक विद कस्टमर रिकॉर्डेड, स्टॉक विद कस्टमर रिकॉर्डेड। तो हमारे पास कितना है ये? हाँ, गुड्स की कॉस्ट है 500 रुपए। तो जो ये 40 यूनिट्स हैं इनको इस कॉस्ट पे हम अपना स्टॉक मानेंगे। तो 40 इंटू 500 हो गया 20,000 रुपए। चालीस इंटू 500, 20,000 रुपए से हम इसको अपना स्टॉक मान लेंगे। ठीक है, बस सोचो, ये तीन एंट्री लिखने के लिए फ्री के नंबर है 5। बस इतना सा काम था इसमें। ठीक है, आ जाओ लास्ट। इसी का सेकेंड पार्ट भी हम करेंगे। कह रहा है महेश हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट राजेश। ये बिल्स रिसीवेबल और ये बिल्स पेबल है। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट when the payment can be received or made without any loss of interest। ओके, तो ये हमारे पास डेट है, ये बी आर है, इनका टेन्योर है। ये डेट, ये बीपी, इनका टेन्योर। कह रहा है 15 अगस्त वॉज अ पब्लिक हॉलीडे, 10 सितंबर वॉज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अ हॉलीडे बट सडन डिक्लेरेशन है। ठीक है, अच्छा मुझे बताना, अगर सडनली डिक्लेयर हो जाए हॉलीडे तो ड्यू डेट के साथ क्या होता है फिर? सर वो एक दिन बाद हो जाता है, फिर एक दिन आगे शिफ्ट हो जाती है। और अगर पब्लिक हॉलीडे है तो एक दिन पहले। एक दिन पहले कि एक वर्किंग डे पहले? तब एक वर्किंग डे पहले। एक वर्किंग डे पहले। चलो, तो सवाल ने कह दिया ये बी आर है, बीपी है। आ जाओ, इसको भी कर लेते हम जल्दी से अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट और उसका भी सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, उसका सेकंड पार्ट। आ जाओ, पहले तो डेट लिखो, फिर ड्यू डेट, अमाउंट, फिर डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेट है 12 जून, 10 जुलाई, 15 जुलाई। 12 जून, 10 जुलाई, 15 जुलाई, 12 जून, 28 जून। तो पहले तो मैंने सारी ये वाली डेट्स लिख दी। अब मैं ये वाली डेट्स भी लिख देता हूं।
27 मई, 7 जून, 10 जुलाई। ठीक है जी। अब इनकी जरा ड्यू डेट निकालते हैं। बताना 12 जून में 3 महीने ऐड करें तो क्या ड्यू डेट आएगी हमारी? सर 12 सितंबर, उसमें 3 डेज ऐड कर देंगे ग्रेस के। 12 सितंबर में 3 डेज ऐड कर दोगे तो 15th ऑफ सितंबर। नेक्स्ट 10 जुलाई, 10 जुलाई में एक मंथ ऐड करो। 13 अगस्त। 13th ऑफ अगस्त। अगला बताओ 15 जुलाई में 3 महीने। 18 अक्टूबर। 18th ऑफ अक्टूबर। अगला 14 अगस्त। 12 जून में 2 महीने ऐड करो तो ये हो जाएंगे 12 अगस्त, 3 दिन ऐड कर दोगे तो 15 अगस्त। 15 अगस्त एक पब्लिक हॉलिडे है तो ये 14 अगस्त हो जाएगा। अगला इसमें 2 महीने 31 अगस्त। 31st ऑफ अगस्त। आगे 27 मई में 3 महीने 30 अगस्त। अगला 9 सितंबर है सर। 9 सितंबर सर 11 सितंबर। 11 सितंबर सडन हॉलिडे, एक दिन आगे जाएगा। 10 जुलाई में 1 महीना। 13 अगस्त। 10 जुलाई में 1 महीना ऐड कर दो तो 13 अगस्त, 3 दिन ऐड करने के बाद। अमाउंट्स भर देता हूं पहले मैं जल्दी से। 5000, 6200, 3500, 1500, 2500। अब सारी फिगर्स नेगेटिव में क्योंकि ये बीपी है। 3700, 4000, 5000। अब इनमें से बेस डेट कौन सी डेट लें बताना जरा। ड्यू डेट में से पकड़े कि ड्यू डेट से निकालें? सर ड्यू डेट में से। ड्यू डेट में से। ड्यू डेट में से कौन सी डेट ले लें? सर 13th ऑफ अगस्त। 13th ऑफ अगस्त। तो डेज निकालो जरा जल्दी। अगस्त में होता है 31 डेज। 31 में से 13 दिन तो चले गए तो 18 दिन ये और 15 दिन सितंबर के। 33 इंटू 5000, 1,65,000। ओके 18 अक्टूबर। तो अगस्त में 31 में से 13 चले गए 18, तो ये हो गए अगस्त के। सितंबर के 30, अक्टूबर के 18, 66। 14 अगस्त तो एक ही दिन बाद है। 31 अगस्त तो 31 माइनस 13, 18 दिन, 17 दिन, 18 प्लस 11, 29, 31। 66 इंटू 3500, 2,31,000। सर वो तो लास्ट वाला 0 डेज होंगे ना, ये 13th अगस्त लिखा है लास्ट में। ओह सॉरी मैंने 31 रीड कर लिया, पता नहीं कैसे। हाँ ठीक है 2500 इंटू 18, 45,000। 3700 इंटू 17, 62,900। 4,000 इंटू 29, 1,16,000। तो 1,65,000 प्लस 2,31,000 प्लस 1,500 प्लस 45,000 माइनस 62,900 माइनस 1,16,000, 26,36,00। और इसका टोटल भी कर देते हैं। ये हो गया 11,200 प्लस 5,000, 16,200 प्लस 2,500
18,700 माइनस 12,700 6,000। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या था? बेस डेट सब हाँ, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। सारे सवाल हमने क्लास में कर रखे हैं ऐसे, और यहाँ आ जाएगा डेज। तो बेस डेट हमने लिया है 13 अगस्त प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना 263600 डिवाइडेड बाय 6000 डेज। तो 13 अगस्त प्लस कितने दिन 263600 डिवाइडेड बाय 6000 43.93 डेज, यानी कि 44 डेज हो गए। करना ऐड जरा इसमें 44 डेज, बताओ क्या तारीख आएगी? सर 26 सितंबर। 44 डेज ऐड करना ना, माइनस 18 26 ऑफ सितंबर। Thus, the average due date is 26th September 2020। बताओ इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना तो पूछो। नो सर। देखें आंसर कितना है। अकाउंट करंट का देखना, हमारा आंसर मैच हो रहा है ना। 32.14 आ रहा था शायद हमारा, चेक नहीं किया मैंने इसका, चेक करो एक बार। अकाउंट करंट का हमारा आंसर कितना आ रहा था? ये 332 आ रहा है क्या? 332.14 शायद। 332.14 है। हाँ तो बस ठीक है, हमने 0.14, इन्होंने भी 366 डेज लिए हैं। ओके गुड। एंट्रीज देख लो एक बार, हमने ओके ये 50 रिवर्स कर दिया, ये हमने एक्स्ट्रा सेल्स थी 40 यूनिट की, वो रिवर्स कर दिया, उसको क्लोज स्टॉक मान लिया। ठीक है, ये वाला भी हमारा हो गया सवाल। अच्छा आगे देखते हैं। ओके, एवरेज ड्यू डेट हमने जो निकाली है वो है 26 सितंबर, इन्होंने भी वही निकाली है। देखो हमने क्या किया, हमने बीआर और बीपी को कंबाइन कर दिया, इन्होंने अलग अलग कर दिया कि बीआर अलग किया, बीपी अलग किया, फिर उनको प्लस माइनस कर दिया। पहले बीआर का टोटल निकाला, उसमें से ये माइनस कर दिया, फिर अमाउंट का टोटल निकाला, उसमें से ये माइनस कर दिया, फिर एवरेज यूनिट निकाला है। आंसर देखो वही 263,600 डिवाइड बाय 6000 जो हमारा आ रहा था, 43.93 डेज आ रहा था, तो 44 डेज ऐड कर दिए तो 26 सितंबर आ जाता। ठीक है, तो हमारा एवरेज यूनिट वाला सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इसके आगे बचा हुआ पेपर नेक्स्ट क्लास में करते हैं।